हम लोग पेज नंबर 10 तक पढ़े थे इंडियन ज्योग्राफी। अब हम लोग पेज नंबर 11 देख रहे हैं। मृदा यानी सॉइल। कहता है कि भारत की मृदाओं का वर्गीकरण किस तरीके से किया गया। तो एक तो उत्पत्ति के आधार पर, रंग, संयोजन तथा अवस्थिति के आधार पर। हालांकि मृदा को टोटल 8 प्रकार से बांटा गया और ये 8 प्रकार किसने बांटा? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने बांटा और इसका स्थापना 1929 में होता नई दिल्ली में। जबकि कृषि योग 4 प्रकार से मिट्टी है। 8 प्रकार से जरा एक बार मिट्टी देखोगे। जलोढ़ मृदा, जिसको कछारी मृदा के नाम से जानते, सबसे ज़्यादा भूभाग पर यहीं फैला हुआ है, मैदानी क्षेत्र से लेके 43%। काली मृदा 13% के आसपास। उसके बाद लाल या पीली मिट्टी कहते 18.5%। लेटराइट मिट्टी ये 3.7% के आसपास। और बाकी जो देखोगे ये तो 4 है जो कृषि योग्य था। अब देखोगे शुष्क मृदा जो ड्राई युक्त होता है, उसके बाद लवणीय यानी थोड़ा साल्टी होगा, और उसके बाद पीट मृदा और फिर वन मृदा। ठीक है। शुष्क माने मरुस्थलीय टाइप से, मरुस्थलीय मृदा जो बालू वालू टाइप से होगा, तो ये चीज़ है। अब हम लोग ज़रा देखोगे कि मृदा सॉइल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द सोलम से हुई। लैटिन शब्द सोलम से हुई जिसका शाब्दिक अर्थ होता है फर्श या फ्लोर। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो जलोढ़ या कछारी मृदा 40 से 43%। रेगुर मृदा को किस अन्य नाम से जानते हैं? काली मिट्टी। और मुख्य रूप से ये दक्कन के पठार जो है, काली मिट्टी गुजरात और महाराष्ट्र, मुख्य रूप से कर्नाटक वगैरह में पाया जाता है। मालवा का पठार में किस मृदा की अधिकता होती? काली मृदा। हम बोलबे कि मालवा का पठार बहुत बड़ा फैला हुआ है और कर्क रेखा से होकर गुजरती है। सबसे ज़्यादा किस पठार को घेरे हुए है कर्क रेखा? तो मालवा का पठार। ये क्वेश्चन टीआरई 2 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। काली मृदा जिसको ब्लैक सॉइल कहते यानी रेगुर मिट्टी कहते, स्वतः जुताई वाली मृदा भी कह देते, मैंने एकदम ऑटोमेटिक ये जुताई हो जाता है और जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। यह मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। काली मृदा मुख्य रूप से 3 फसलों की खेती के लिए मानी जाती। एक तो मूंगफली, दूसरा गन्ना और तीसरा कपास की। और सबसे ज़्यादा उसमें कपास, तभी तो कपास की खेती में गुजरात सबसे आगे है। पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण, जबकि लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। समझ गए। अब लाल पीली मृदा जरा देखोगे तो पीला रंग जो होता है फेरिक ऑक्साइड के कारण, और लाल रंग जो होता है वो ऑक्साइड के कारण होता है। लेटराइट मृदा जो है मुख्यतः किन राज्यों में पाया जाता है? केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में लेटराइट मृदा पाया जाता है। लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा दिनों दिन अनउर्वर यानी इनफर्टिलाइज फर्टाइल यानी उर्वरक खत्म उर्वर शक्ति खत्म हो रहा है? तो लेटराइट के कारण। लोहे की अधिक मात्रा सबसे ज़्यादा लेटराइट मिट्टी में। और मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग करते, जबकि अम्लीयता को कम करने के लिए चूना पड़ता। क्षारीयता यानी बेस को अगर रिड्यूस करना हो, डिक्रीज करना हो, तो उसमें जिप्सम का प्रयोग करेंगे, और जबकि एसिडिटी को कम करना हो तो चूना पत्थर। ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए। लेटराइट मृदा भारत में मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? मालाबार तटीय प्रदेश में। मालाबार तटीय प्रदेश में जो है यानी केरल, कर्नाटक के आसपास लेटराइट मृदा सबसे ज़्यादा। और पूर्वी भारत में सबसे ज़्यादा कह दे तो मेघालय में। कहाँ? मेघालय में। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए तो इस चीज को भी ध्यान रखोगे। सबसे कम जल धारण क्षमता किस प्रकार की मृदा में होता है? तो बलुई दोमट मिट्टी, जिसमें बालू उलू होता है ना, उसमें जल धारण की क्षमता बलुई दोमट मिट्टी वो कम होता है। पौधे को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होती है? चिकनी मिट्टी। यानी सबसे कम जल धारण क्षमता बलुई दोमट मिट्टी। तो सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा में प्राप्त होता है? तो चिकनी मिट्टी। जरा इसको भी हम लोग देख रहे थे। मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती? दलहनी फसल। इसलिए कहा जाता है कि 2 फसलों के बीच में जो गैप होता वो दलहनी फसल उगानी जानी चाहिए। मतलब मूंग का, चना का, या फिर ये अरहर का,
मसूर का, ये सब चीज़ फसल, दलहनी फसल जरूरी होता है ताकि उर्वरा शक्ति बना रहे, हाँ फर्टाइल बना रहे। चंबल घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया में हुआ है? तो अवनलिका अपरदन से। और चंबल घाटी जब एनसीईआरटी देखोगे तो सबसे ज़्यादा खड्डा उड्डा बनाता है तो वहीं चंबल घाटी। चाय बागानों के लिए कौन सी उपयुक्त मृदा उपयुक्त है? लेटराइट मिट्टी। और जहाँ जहाँ लेटराइट मिट्टी होगा वहाँ वहाँ चाय की बागान होगी। मतलब नीलगिरी के आसपास जो है लेटराइट मिट्टी होता है, और उसके बाद जो है आप देखोगे असम मेघालय वगैरह में तो लेटराइट मिट्टी। दोमट मिट्टी, दोमट मिट्टी में कौन से कण पाए जाते हैं? तो गाद और मृत्तिका एवं रेत, ये दोमट मिट्टी। भारत की मृदाओं में भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी होती? तो जास्ता। भारत के जो जितने भी मृदा पाए जाते मिट्टी, उसमें सूक्ष्म तत्व के जो है माइक्रो एलिमेंट के अगर सर्वाधिक सबसे ज़्यादा कमी पाया जाता है तो वो होता है जास्ता। इस चीज़ को भी हम लोग देख रहे थे। गंगा मैदान के पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्या कहलाती है? तब बांगर, और नई को खादर। यानी जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा हम लोगों ने देखा पहला 40 से 43%, और जलोढ़ मृदा के दो भागों में बांटा गया, एक को कहा गया बांगर, दूसरे को खादर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते जबकि नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते। अम्लीय यानी एसिडिटिक मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु किस खनिज का प्रयोग करते हैं? तो लाइम या चूना, यानी चूना पत्थर। और जहाँ हम लोग देखें बेस को दूर करने के लिए हम क्षारीयता को दूर करने के लिए जिप्सम, और अम्लीयता को दूर करने के लिए चूना पत्थर मिलाया जाता है मिट्टी में। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? क्षारीय मृदा सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, और लवणीय मृदा सबसे ज्यादा गुजरात में। तो लवणीय मृदा नाइट्रोजन एवं चूने की अल्पता पाई जाती है। अल्पता माने नगण्य, बहुत कम पाया जाता है लवणीय मृदा में, यानी साल्टी मृदा में। तो साल्टी मृदा जो है, साल्टी सॉइल सबसे ज़्यादा गुजरात में, तो वहीं बेस्ड सॉइल जो है सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में। जैव मृदा ऑर्गेनिक सॉइल का रंग नीला क्यों होता है? क्योंकि अम्लीय एवं फेरस आयरन के कारण जो है जैव मृदा का रंग नीला होता है। पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है? तो कैल्शियम की। कैल्शियम की जो है सबसे ज़्यादा अधिकता पाई जाती है पश्चिमी राजस्थान। मरुस्थलीय मृदा यानी डेजर्ट सॉइल किस पोषक तत्व का अभाव पाया जाता है? नाइट्रोजन का। डेजर्ट सॉइल का दूसरा जो है हम लोग शुष्क मृदा के नाम से जानते हैं, यानी ड्राई सॉइल। मृदा अपरदन यानी सॉइल इरोजन को किस प्रकार से रोका जा सकता है? वनारोपण से। वन रोपेंगे तो मृदा अपरदन से रोका जा सकता है। पीएच मान के अनुसार मृदा की प्रकृति क्या है? 1 से 6 हो तो अम्लीय मिट्टी होगा, 7 हो तो उदासीन मिट्टी होगा, और 8 से 14 हो तो क्षारीय मिट्टी होगा। यानी पीएच स्केल जो देखोगे 0 से 14 के बीच में होता है, और 7 जो होता है दोनों के बीच में, वो उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। लाल और पीली मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमरस जैव पदार्थ की कमी होती है। लाल और ये देख रहे थे पीला। अब हम लोग पेज नंबर देखेंगे 12। इसमें प्राकृतिक वनस्पतियां, राइट। तो सबसे ज़्यादा ग्रुप 5 में जो इम्पोर्टेंट है उसी को पढ़ेंगे, बाकी फालतू का सब्जेक्ट होगा। तो ग्रुप 5 देखोगे कि उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन सबसे ज़्यादा यही है, 40.86%। और उसके बाद ग्रुप 3 है उष्णकटिबंधीय नॉन नम, एगो ह्यूमिडिटी वाला और एक ड्राई वाला, मतलब एक आर्द्रता और एक शुष्क, दो गो पर्णपाती वन है। एगो आर्द्रता उष्ण कटिबंधीय आर्द्रता पर्णपाती वन और एगो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। यही तो दो गो सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा शुष्क वाला है 40.86, और उसके कम है 17.65। ये ग्रुप 5 और ग्रुप 3 हम लोग इम्पोर्टेंट के रूप में यहाँ से देख रहे थे। अब जरा हम लोग नीचे देखेंगे कि भारत में सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते, तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। और प्रतिशत देखे थे कि 40.86। हालांकि 2021 के जनगण ये आंकड़ा था। हाँ, अभी 2023 का रिपोर्ट में हम लोग दूसरा देखेंगे। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्रों का औसत वर्षा कितनी होती है? 200 सेंटीमीटर से अधिक। यही तो क्वेश्चन टीआरई 2 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। जो लोग भी टीआरई 2 6 to 8 दिए होंगे ज्योग्राफी में उनको पता होगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्रों में औसत वर्षा कितना? 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है।
और भारत में औसत वर्षा कितना 125 सेंटीमीटर, बिहार में कितना 112 सेंटीमीटर। तो ये चीज देख रहे थे। सबसे कम वर्षा लेह लद्दाख में, सबसे ज्यादा वर्षा मानसीराम ये मेघालय में। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बीएसआई के संस्थापक सर जॉर्ज किंग थे और इसकी स्थापना 13 फरवरी 1890 में हुई थी। भारत में सिनकोना वृक्ष कहाँ पाया जाता? तो दार्जिलिंग में सिनकोना वृक्ष। दार्जिलिंग में कत्था बनाने हेतु वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग होता है। खैर, खैरा से कत्था बनाया जाता है, जैसे पान लोग खाते हैं ना, वो कत्था वाला। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुदेशीय वृक्ष का उदाहरण कौन है? खेजड़ी या खेजड़ी, खेजड़ी, खेजड़ी या खेजड़ी, ठीक है। वन में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 1980 में। वन संरक्षण, जंगल के प्रोटेक्शन की बात की गई, कंजर्वेशन की बात की गई 1980 में, जबकि वन जीव संरक्षण की बात की गई 1972 में। सागौन तथा साल के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। उष्णकटिबंध उष्णकटि क्या उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। जरा देखोगे, अरे बाप रे बाप, मेरा मोबाइल एसी चल रहा है, चलता बड़ा गर्म होते रे बाबा। तो ये चीज था। कहाँ तक देख रहे थे? सौगान साल, ये चीज हो गया। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, जिसका हम लोग क्षेत्रफल देखे थे 17.65। ये जो आंकड़ा था 2021 के अनुसार था, हालांकि 2023 में फिर चेंज हुआ है, तो उसको भी थोड़ा सा नोट डाउन करेंगे आज। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी टेम्परेचर जोन में देवदार वृक्षों की बाहुल है। मतलब पश्चिमी हिमालय जो है ना, उसमें शीतोष्ण पेटी में देवदार वृक्ष भी होता है। बांस बम्बो की कौन सी प्रजाति छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है? लाठी बांस। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा लाठी बांस पाया जाता है। लंबी जड़ों और कटीली नुकीली कांटों अथवा शूल युक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले वन समानता पाए जाते हैं राजस्थान में। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की नवीन रिपोर्ट के अनुसार वार्षिक स्तर पर वन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा वृद्धि हुआ है। जो भारत को विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 8वां स्थान। ठीक है, अभी तो ये चेंज हुआ होगा, क्योंकि ये जो चैप्टर हम लोग देख रहे हैं खासकर करंट बेस्ड होता है। भोजपत्र भरजू वृक्ष कहाँ पाया जाता है? हिमालय में। भोजपत्र पहले, आजकल ना हम लोग प्लास्टिक में खाना खाना, फोम में, प्लास्टिक में, चाहे वो खाना खाने रहे, पहले भोजपत्र एक वृक्ष था, उसी में खाना खाते थे, बड़ा अच्छा लगता था। पलाश के वृक्ष को जंगल की आग, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है। फ्लेम क्या कहा जाता है? फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहा जाता है। हालांकि पलाश जो है राजकीय पुष्प, ये यूपी का है। पलाश राजकीय पुष्प जो है, यूपी का राजकीय पुष्प क्या है? पलाश है, राइट। हम जब यूपी दरोगा दे रहे थे तो उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था। भारत के किस राज्य में सागौन के वन पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। और सबसे ज्यादा घना वृक्ष कह दे तो मध्य प्रदेश में, राइट। और सबसे ज्यादा घना वृक्ष बिहार में कह दे तो कैमूर में। समुद्र, हालांकि कभी कभी पश्चिमी चंपारण भी दे देता है। समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले वृक्ष कौन है? देवदार का वृक्ष, जो हम लोगों ने देखा कि पश्चिमी हिमालय के शीतोष्ण पेटी में सबसे ज्यादा पाया जाता है। चिपको आंदोलन की बात करेंगे। प्रणेता कौन? सुंदरलाल बहुगुणा और एक महिला थी, अ, कोई महिला थी, याद नहीं है, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में, 1973 में चमोली एक जगह है टिहरी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल ये जिला है चमोली जगह में, और वो उत्तराखंड से शुरू हुआ था। भारतीय वन सर्वेक्षण एफएसआई की स्थापना कब हुई थी? 1 जून 1981 में। जहां वन संरक्षण की बात करें तो 1980 में आया, और वहीं वन भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई? तो देहरादून में। अधिनियम अलग आया, लेकिन ये सर्वेक्षण की स्थापना, वन सर्वेक्षण की स्थापना देहरादून में 1 जून 1981। भारत में मैग्रोव वनस्पति कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो 4,992 वर्ग किलोमीटर। हालांकि बढ़ गया है, जितने भी तटवर्ती क्षेत्र है वहाँ मैग्रोव वन या सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। यही तो क्वेश्चन टीआरई 3rd में क्वेश्चन पूछे हुए थे
कि मैंग्रोव कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन दिया था कि सुंदरबन में, अंडमान निकोबार में। और बताओगे कि सबसे ज़्यादा मैंग्रोव पश्चिम बंगाल में, फिर गुजरात, फिर अंडमान निकोबार। और जब ऑप्शन दिया ही है कि एक से अधिक, हम लगाए थे एक से अधिक, वो कह रहा है नहीं केवल सुंदरबन में, तो अंडमान निकोबार में उसका मौसा था, वहाँ नहीं होता है। इसीलिए मेरा रैंक 127 हो गया। नहीं तो अगर ज्योग्राफी में आप देखोगे टीआरई थर्ड में, तो 6 to 8 और 10th में ज्योग्राफी में एक भी चैलेंज को रिफॉर्म नहीं किया गया, अमेंडमेंट नहीं किया गया, कोई बदलाव नहीं किया गया, कोई चेंज नहीं किया गया, कोई परिवर्तन नहीं किया गया। लेकिन अगर किया गया होता तो शायद 3-4 नंबर ऐसे मेरा 92 क्वेश्चन सही होता। लेकिन 88 पर चूँकि 77 मेरा ऐसे था, 1 नंबर बोनस मिला, तो 88 था मेरा मार्क्स। लेकिन 92 ऐसे होता, 4 गो होना ही होना था, लेकिन नहीं किया, क्या करोगे। और वहीं हिस्ट्री वाला को इधर उधर किया, मेरा भी 4 गो किया होता तो शायद 1 to 20 में रैंक होता, चाहे 1 to 10 में रैंक होता। खैर कोई बात नहीं। तो चेहरा देखोगे, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, हम लोगों ने देखा कि भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून, तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान इंग्लिश में कहते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। जहां मैनेजमेंट की बात आ जाए, सीधे भोपाल में 1982 में भोपाल में हुआ, 1 साल के बाद। अब एक चीज जरा देखोगे कि हम लोगों ने देखा कि चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में चमोली उत्तराखंड से, तो वहीं नर्मदा बचाओ जो शुरू किया गया था 1985 में मेघा पाटेकर के द्वारा। मेघा पाटेकर के द्वारा ये शुरू किया गया था, ये नर्मदा बचाओ मध्य प्रदेश से। मिट्टी बचाओ भी शुरू की एक आंदोलन किया गया था होशंगाबाद मध्य प्रदेश से ही, कब 1977 में, 1977 में सदगुरु जग्गी वासुदेव के द्वारा। नेतृत्वकर्ता थे सदगुरु जग्गी वासुदेव। हालांकि बाद में बचपन बचाओ 1980 में कैलाश सत्यार्थी द्वारा शुरू किया गया, और इसी के उपलक्ष्य में उनको नोबेल पुरस्कार 2014 में मिला। मलाला यूसुफजई के साथ ही इनको भी मिला था। तो ये चीज़ हम लोग देख रहे थे। अब देखेंगे कि भारत के 8 वनस्पति क्षेत्र, कहाँ कहाँ वनस्पति क्षेत्र ज़्यादा पाए जाते, तो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, पूर्वी हिमालय क्षेत्र, असम के क्षेत्र, सिंधु मैदानी क्षेत्र, गंगा के मैदानी क्षेत्र, दक्कन क्षेत्र, मलाबार क्षेत्र और अंडमान क्षेत्र। हालांकि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन अगला जो टॉपिक है, भारत के प्रमुख वानिकी शोध संस्थान, सीधे क्वेश्चन बीपीएससी उठाया था, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जनरल पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ था। 1906 में इसका स्थापना किया गया, देहरादून उत्तराखंड। समझ गए, कहा था कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का स्थापना कब किया गया। ऑप्शन दिया था 1901, 1906, 1903, 1904। अब बताइए, हम भी घबरा गए थे, 1903 मारे थे, लेकिन 1906 आंसर में होगा। तो ये चीज़ है। बाकी जो इम्पोर्टेंट की बात करेंगे इसमें, तो मुझे लगता है कि उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, एक और एक 13 नंबर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, तो ये 1982 भोपाल में। समझ गए। और बाकी उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान अनुसंधान संस्थान अलग, तिरुवनंतपुर। केवल वनस्पति अनुसंधान संस्थान कह दे तो लखनऊ। आप वानिकी, ये बागवानी अनुसंधान संस्थान कह दे तो बेंगलुरु। देखिए जरा कितना, मतलब थोड़ा थोड़ा में अगर क्लियर नहीं करोगे तो बस फंस जाओगे। बागवानी कह दे तो बेंगलुरु में, और वानिकी कह दे तो लखनऊ में। और यहाँ देखो, उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान और अनुसंधान संस्थान सीधे तिरुवनंतपुरम। तो थोड़ा सा तो ये चीज़ तो है। इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, अच्छा बेंगलुरु में। एडिड फॉरेस्ट रिसर्च, इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन इतना ध्यान रखोगे कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1906 देहरादून में। कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और बीपीएससी खुद पूछ लिया है, तो बाकी के छोड़ो ना। अब जरा देखोगे कि हम लोग पेज नंबर 14 देख रहे हैं, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, भारत के टोटल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 106 है। एनसीईआरटी के अनुसार पहले 103 था, हालांकि जब अभी रिफॉर्म किया गया तो 106 उसमें भी कर दिया गया। और बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, और इसी से एक संबंधित वर्ड आता है हॉट स्पॉट। भारत में टोटल 4 जगह हॉट स्पॉट है। सबसे ज़्यादा हॉट स्पॉट जो है
बायो मैंने जैव विविधता होता है पश्चिमी घाट, उसके बाद इंडो तिब्बत का क्षेत्र, उसके बाद पूर्वी हिमालय और फिर अंडमान निकोबार, 4 जगह हॉटस्पॉट है। मतलब होता क्या है कि किसी छोटे से क्षेत्र में बहुत सारी प्रजाति पाए जाए, पक्षी चिड़िया बहुत सारी चीज, यही सब आदमी जानवर थोड़े, पक्षी उक्षी, तो वही हॉट स्पॉट कहलाता है। और ये देखोगे कि अ, थोड़ा सा ये चीज़ जानना जरूरी है कि वन्यजीव, हम लोगों ने देखा कि राष्ट्रीय उद्यान 106, वन जीव अभ्यारण्य कह दे तो 567, 567, पक्षी अभ्यारण्य कह दे तो 72, 72, टाइगर रिजर्व कह दे तो 58, अब इन वर्तमान में 58, जैव मंडल बायोस्फीयर कह दे तो 18, हाथी रिजर्व कह दे तो 33। हम लोगों ने 7 चीज देखा था, 7 गो टॉपिक देखा। सबसे पहले, सॉरी, 6 गो टॉपिक देखे। सबसे पहले क्या देखे, भारत के राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 106, वन्यजीव अभ्यारण्य कितना है तो 567, पक्षी अभ्यारण्य कितना है तो 72 गो, टाइगर रिजर्व कितना है तो 58 गो, जैव मंडल में कितने शामिल है 18 गो। हालांकि जैव मंडल बायोस्फीयर में 18 गो राष्ट्रीय उद्यान शामिल तो है, लेकिन यूनेस्को में कितने शामिल है 12 गो। इस चीज को भी ध्यान रखोगे। और उसके बाद हाथी रिजर्व की संख्या कितना है 33 गो। राइट। तो हम लोग ये भी देखेंगे कि बायोस्फीयर में जो शामिल है और उससे 12 गो जो यूनेस्को में शामिल है वो कौन कौन से है, जरा एक बार उसको देख लोगे तो सही हो जाएगा। हालांकि आगे दिया हुआ है, आगे पढ़ने को मिलेगा, अभी छोड़ देते हैं। लेकिन इसी से संबंधित एक होता है IUCN की स्थापना अक्टूबर 1948 में ग्लेड स्विट्जरलैंड में हुआ, और इसका भारत सदस्य बना 1969 में। IUCN होता है क्या कि ये एक संस्था है जो किसी विलुप्त जंतु, जाति, प्रजाति, मनुष्य सबको एक कैटेगराइज किया है। मतलब इसमें विलुप्त प्रजाति, चाहे लुप्त विलुप्त नहीं होता है, और ये पता नहीं 3-4 गो रेड डाटा बुक यही सब जारी करता है। अब जरा देखोगे पहली बार चर्चा में कब आया, जब 1964 में अपना ये पब्लिश करता है। अब जरा देखोगे भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कोलकाता में है, बोटनिकल गार्डन। बोटनिकल गार्डन जो है कलकत्ता में सबसे बड़ा उद्यान है, और दुनिया का कह दे तो साउथ अफ्रीका में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, किसके लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गेड़ा। हाल ही में 2-4 दिन पहले पूछा था कि एक सींग वाले गेड़ा का सबसे ज़्यादा वृद्धि किस राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया, NTPC का जो एग्जाम चल रहा है उसमें, तो ऑप्शन था दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधा राष्ट्रीय उद्यान ललितपुर जिला में, ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जिसका नाम है महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान। हालांकि मरीन रिसर्च, राष्ट्रीय मरीन रिसर्च इंस्टीट्यूट कह दे तो चेन्नई में, लेकिन महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान कह दे तो अंडमान निकोबार। जीवाश्म यानी फोसिल, कभी फोजिल भी कहते लेकिन फोसिल कहते, नेशनल पार्क अवस्थित है मंडला मध्य प्रदेश में। और देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क जबलपुर में बनाया जा रहा है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में किसके लिए प्रसिद्ध है, रॉयल बंगाल टाइगर, इसीलिए टाइगरों का देश मध्य प्रदेश को कहते हैं। हालांकि प्रोजेक्ट टाइगर की बात सबसे पहले 1973 में किया गया। अभी वर्तमान में 3682 यानी इससे बढ़ के 3962 टाइगर की संख्या हो गई है। टाइगर दिवस हम लोग 29 जुलाई को मनाते हैं। अब देखोगे वर्ष 1974 में स्थापित नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो अरुणाचल प्रदेश में। और नामदफा जो है विश्व का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व है अरुणाचल प्रदेश में। एक तो हम लोगों ने देखा कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में, जिसका स्थापना किया गया 1974 में, लेकिन ये विश्व का सबसे ऊंचा टाइगर रिजर्व है नामदफा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, स्थापना 1974 में, लेकिन 1974 में एक अधिनियम संरक्षण आया था कछुआ का, कछुआ संरक्षण 1974।
नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो कर्नाटक में नाम परिवर्तित करके अभी राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। नोकरेक जैव मंडलीय क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? मेघालय में। हालांकि नोकरेक जो राष्ट्रीय उद्यान है वो मेघालय में स्थित है, लेकिन 18 गो बायोस्फीयर 18 गो जो जैव मंडल रिजर्व है उसमें ये शामिल है, और उसमें भी ये यूनेस्को में शामिल है। कोई भी चीज़ अगर यूनेस्को में शामिल होता है, धरोहर में शामिल हो जाता है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 2009 में यूनेस्को में शामिल किया गया नोकरेक को। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। हालांकि इसका नाम पहले हेली हुआ करता था, लेकिन बाद में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किया गया। लेकिन अभी वर्तमान में नाम इसका रामगंगा है, और 1936 में इसका स्थापना किया गया था। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का ही नाम है। रणथंभौर वन्यजीव बिहार किस राज्य में है? राजस्थान में। समझ रहे ना, बिहार रणथंभौर वन्यजीव बिहार किस राज्य में? तो राजस्थान में। इस चीज को ध्यान रखोगे। अब जरा देखोगे कि महत्वपूर्ण वन्यजीव अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में कोरिंगा, केलिउरी, पुलिकट, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, पर्णहिता, ये वन्यजीव अभ्यारण्य है। तेलंगाना में नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, पर्णहिता और खनेरी सारी है। बिहार में देखो वो बरेला झील कहाँ है? तो बिहार के वैशाली जिला में। और वर्तमान में इसका नाम सलीम अली जुब्बा सहनी पक्षी बिहार के नाम से जानते हैं। भीम बांध तो मुंगेर में है। गौतम बुद्ध ये राजगीर में है। कांवरताल झील बेगूसराय में है, जो एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील है कांवरताल झील, और ये रामसर साइट में शामिल हुआ 39वां 2019 में। कैमूर में है ये है। उसके बाद वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व भी है। विक्रमशिला पक्षी अभ्यारण्य भी है। गंगा डॉल्फिन भी है। ये सब चीज़ अभ्यारण्य है। चंडीगढ़ में सुखना झील है, वहाँ हम गए हुए हैं। छत्तीसगढ़ में आचार कुमार अंकट है, अंकत, और सीता नदी है। हालांकि अचर कुमार अमरकंटक जो है ये 2012 में यूनेस्को में शामिल हुआ है। बायो रिजर्व 18 में शामिल था। गोवा में भगवान महावीर जिसको मोल्लेम कहते हैं वन्यजीव अभ्यारण्य है। कहेगा भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? गोवा में। गुजरात में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गिर, कच्छ की खाड़ी, मरीन, नल सरोवर। जरा देखोगे, नल सरोवर वन्यजीव अभ्यारण्य कह दे तो गुजरात में है, सुर सरोवर कह दे तो उत्तर प्रदेश। नारायण सरोवर, चिंकारा, पूर्णा, जंगली गधा। कहेगा कि जंगली गधा कहाँ प्रसिद्ध है? तो कच्छ के रण में कौन सा मिलता है? जंगली गाधा। कच्छ के रण में कौन सा मिलता है? जंगली गाधा। हिमाचल प्रदेश चंद्रताल, पोंग डैम झील, रेणुका। रेणुका झील कहा जाता है कि सबसे छोटा आर्द्र भूमि में शामिल है। समझ गए? वेटलैंड में जो है सबसे छोटा कौन है? रेणुका। अब जरा देखोगे झारखंड में जम्मू कश्मीर में थांग चांगथाल शीत मरुस्थल, हो क्या है जी, होकेर होकेरसर, सुरिनसर, मानसर, ये सब जम्मू कश्मीर है। झारखंड में डालमा, गौतम बुद्ध, हजारीबाग, पारसनाथ, पलामू, चोपचंची। राइट। कर्नाटक में क्या है? डांडेली घाट पर्वत, चंचोली, तलकावेरी। केरल में है थर्डेकल, इडुक्की, नेयार, पाराम्बिकुलम, मालाबार, पेरियार, वायनाड, कुमाराकाम। अजीब नाम है। मध्य प्रदेश में जरा देखोगे, बोरी, गांधी सागर, राष्ट्रीय चंबल, पन्ना, रातापानी, सोनघड़ियाल। महाराष्ट्र में है फरसाड, बोर, कलसुबाई, हरिश्चंद्र घाट, मेलघाट। वन्यजीव अभ्यारण्य है ये सब, राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। नागजीरा पक्षी अभ्यारण्य, पेनगंगा, उमेर, ये छोड़ो ना। उड़ीसा में सिमलीपाल कह दे वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि यूनेस्को में शामिल है। भितरकानिका, चिलिका, ये सब इम्पोर्टेंट है। गहिर माथा मैरीन, ये पंजाब में हरिके झील है, और उसी से हरिके झील से ही निकलती है ये इंदिरा गांधी नहर, सतलज झील, और ब्यास के नदी से पानी आता है इंदिरा नहर। भारत की सबसे बड़ी नहर कह दे तो इंदिरा नहर। राजस्थान में माउंट आबू, सरिस्का, ज्वार सागर, राष्ट्रीय चंबल वन विहार यही है। तमिलनाडु में तो बहुत सारा है। उत्तर प्रदेश में बखीरा, महावीर स्वामी,
महावीर देखो, भगवान महावीर वन जीव अभयारण्य कह दे तो गोवा में, आ महावीर स्वामी कह दे तो उत्तर प्रदेश में, पटना पक्षी विहार कह दे तो उत्तर प्रदेश में, पटना पक्षी विहार कह देगा तो कहेगा बिहार है ना। वही ओखला पक्षी विहार ये दिल्ली के पास है, वो भी उत्तर प्रदेश में। दिल्ली में ओसोला भाटी, अरुणाचल प्रदेश में पखुई शेषा आर्किड, असम में दीपोर बिल, पूर्वी कार्बी अंगलांग लोखवा, मिजोरम में दाम्फा, सिक्किम में किताम और पंखोलका, त्रिपुरा में गुमटी सिपाही जला, नागालैंड में काफी फाकिम, उत्तराखंड में केदारनाथ। भारत का प्रथम गिद्ध प्रजनन केंद्र पिंजौर हरियाणा में, जबकि दूसरा राज भट्ट खावा पश्चिम बंगाल में स्थित है गिद्ध प्रजनन केंद्र। हालांकि उत्तर प्रदेश भी इसमें बढ़ावा दिया है। अब जरा देखोगे सिमलीपाल वन जीव अभयारण्य उड़ीसा राज्य के किस जिले में स्थित है, तो मयूरभंज जिला में। समझ गए। अभी मोहन चंद्र मांझी जो उत्तर प्रदेश के बीजेपी के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, वो किस जिला से किस विधानसभा से जीते हैं, तो क्यों झोर क्वेश्चन पूछा रहा है एनटीपीसी में। भरतपुर पक्षी बिहार राजस्थान भारत में साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। इसे केवलादेव पक्षी अब बिहार के नाम से भी जानते हैं। पक्षियों का राजा ये भरतपुर पक्षी बिहार कहते हैं। साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है केवलादेव घना पक्षी बिहार। संयुक्त राष्ट्र सभा ने किस दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया है, तो 2011 से 20 को। 10 एक सेंचुरी होता है ना, डिकेड होता है, तो उसको जैव विविधता दशक घोषित किया गया 2011 से 20। ठीक है। और अभी 2025 को किस वर्ष के लिए घोषित किया गया है, जरा मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, हमको पता था 2021 से 2030 तक कौन से डिकेड घोषित किया गया, इसका भी जानना जरूरी है। इतना सब डीपली जानोगे तब ना होगा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश की स्थापना 1968 में। एकमात्र अभयारण्य जो है कश्मीरी स्टैग कश्मीरी मृग जो पाया जाता है दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान, और इसी में ये थी हंगुल भी पाया जाता है। जंगली गधा कहाँ पाया जाता है, कच्छ के रण में। शेर की पूंछ वाला मकाऊ कहाँ पाया जाता है, तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में। मुद्दुमलाई पशु विहार किस दो राज्यों की सीमा पर है, तो केरल और कर्नाटक में। केरल स्थित पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हाथी अभयारण्य और बाघ अभयारण्य के लिए भी प्रसिद्ध है। मानस वन्यजीव बिहार किस राज्य में है, असम में। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, केबुल लामजाओ मणिपुर में, लोकटक झील में स्थित है ये। महत्वपूर्ण पर्यावरणीय दिवस देखोगे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। रमन प्रभाव यानी सीवी रमन के जो रमन प्रभाव दिए थे, इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था, उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व मौसम 23 मार्च, अर्थ आवर ये छोड़ो, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, जैव विविधता दिवस 22 मई, तंबाकू मुक्ति दिवस, तंबाकू निषेध प्रतिषेध प्रोहिबिटेड 31 मई 31 मई, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को, विश्व गेंडा दिवस 22 सितंबर को। देखिए गेंडा तो हमको याद है नहीं था ससुरा, गेंडा दिवस 22 सितंबर को। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को, राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 15 नवंबर को, मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को, राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर को, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को। इसमें से 3 गो छोड़ दे तो हमको सब याद है। गर्म पानी अभयारण्य किस राज्य में है, तो असम में। कोआगा किस पशु की विलुप्त प्रजाति है, जेबरा के। सलीम अली भारतीय पक्षी विज्ञानी प्रसिद्ध के रूप में प्रसिद्ध है। सलीम अली पक्षी अभयारण्य अगर कह दे तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि जम्मू कश्मीर ना, गोवा में है सलीम अली पक्षी अभयारण्य। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क सिक्किम में है, किस वर्ष स्थापित 1977 में। प्रसिद्ध गिर वन किस राज्य में है, गुजरात में। गिर किसको कहते हैं, शेर को। शेर संरक्षण कब आया था, 1973 में। शेर सबसे ज्यादा गुजरात में। गिर वन एशियाई शेर यानी एशियाटिक लायन के लिए प्राकृतिक पर्यावास यानी नेचुरल हैबिटेट है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है, कोलकाता में। यही तो जीएसआई की स्थापना पूछा था।
मुख्यालय कहाँ है कि स्थापना पूछा था शायद बीपीएससी में। हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड, लेपार्ड भारत में कहाँ पाया जाता है? सिक्किम में हिम तेंदुआ। सारस किस राज्य का राजकीय पक्षी है? तो उत्तर प्रदेश। राजकीय पुष्प का दे तो पलाश। नर सरोवर पक्षी बिहार किस राज्य में है? गुजरात। सुर सरोवर का दे तो उत्तर प्रदेश। यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता प्रदान की गई? 12। गुजरात के कच्छ के रण में स्थित एशिया के सबसे बड़े घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? बनी ग्रासलैंड। भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितना है? 18, जिसमें 12 यूनेस्को में शामिल है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए की स्थापना 1973 में हुई, यानी प्रोजेक्ट टाइगर कह रहा है। और टोटल टाइगर रिजर्व कितना है अब इस बार? 58 है। आप जरा चैप्टर देखोगे 70 पेज नंबर हम लोग देख रहे हैं, भारत में रामसर स्थल कितना है, लेकिन यहाँ तो दे रहा है 75, अभी है वर्तमान में कितना? 91। वर्तमान में कितना है भाई? ओ भाई 91। एगो मोनोर एगो कचलोम करके है, खचलोम, कचलेंग शायद। मानोर और कचलेंग ये राजस्थान के लेटेस्ट में। अभी वर्तमान में 91 है। कितना है? 91। रामसर के बारे में बात करेंगे तो रामसर एक कन्वेंशन हुआ था, जो कि सम्मेलन हुआ था ईरान की एक जगह है रामसर 1971 में। और ये तब चर्चा में आ गया जब 1974 में ऑस्ट्रेलिया का कीबोर इसमें शामिल हुआ। और भारत का चिल्का झील सबसे पहले वेटलैंड में शामिल होने वाला है। ये झील बना चिल्का कब? 1981 में। हालांकि भारत इसका सदस्य बना 1982 में। तो रामसर में सबसे बड़ा कोई शामिल है तो वो है सुंदरबन, सबसे छोटा रेणुका झील। और वर्तमान में 91। बिहार से 3 गो कौन कौन? सबसे पहला कांवर ताल जो कि 39वां था, नागी 81, 81वां, और नौकटी 83वां। यानी बिहार से 3 गो रामसर साइट में शामिल है, राइट। और सबसे ज़्यादा कह दे तो तमिलनाडु में, और सबसे सेकंड कह दे तो उत्तर प्रदेश में। तो ये चीज़ देख रहे थे, बाकी चीज़ को क्या देखना। तो चलो ज़रा देखोगे, हम भेज दिए 18 जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र। सबसे पहला जो शामिल हुआ वो नीलगिरी हुआ। समझ गए? कब शामिल हुआ? तो 2000 में। हालांकि अब यहाँ देखोगे तो लिख रहा है 1986। ससुरा, नीलगिरी की स्थापना न हुआ, नीलगिरी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुआ 1986 में, लेकिन ये यूनेस्को में शामिल कब हुआ? 2000 में। समझ गए? तो वो है। तो जो जो गोला किए हुए ना, इस समझिए कि यही शामिल हुआ है किसमें? यूनेस्को में। 12 को देखिएगा होगा। तो नीलगिरी शामिल हुआ, नंदा देवी, नौकरेक, मनार की खाड़ी, सुंदरबन, ग्रेट निकोबार, सिमलीपाल, इधर पंचमढ़ी, कंचनजंगा, अगस्ता मलाई, अक्षत कुमार, अमरकंटक और पन्ना, ये 12 को यूनेस्को में शामिल हुआ है, राइट। और यहाँ हम तो पहले ही से आपको बताए हुए थे कि प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, गिद्ध संरक्षण 2006 में, ये नहीं बताए थे। सिंह परियोजना 1973 में, हाथी परियोजना 92 में, कस्तूरी मृग परियोजना यानी हंगुल संरक्षण 1970 में, लाल पांडाई नहीं बताए थे 1996 में, थामिन मृग परियोजना 1977 में नहीं बताए थे, कछुआ संरक्षण 1975 में, हालांकि गलत है, 1974 में आया था। मगरमच्छ संरक्षण 1975 में आया। गेंडा संरक्षण 1987, गेंडा संरक्षण 87 में नहीं, 88 में आया था। और घड़ियाल संरक्षण बताए थे 1978 में आया था। यहाँ दे रहा है कि 75, लेकिन ये घड़ियाल प्रजनन परियोजना है 1975, हालांकि संरक्षण की बात की गई थी 1978 में। तो ये चीज़ है। परवाल भित्ति की बात करेंगे तो 60 से 70 मीटर तक गहरे, स्वच्छ या कम लवणीय जल में 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 21 डिग्री तापमान वाले क्षेत्र में पाया जाता है। जब हम 67 बीपीएससी मेंस दे रहे थे सिविल सर्विस वाला, तो उसमें लिखा था परवाल भीति के बारे में। तो बस ऐसे ही हम परवाल भीति जो ससुरा पीटी के परिप्रेक्ष्य में हम पहले ही से पढ़े थे और यही याद था। कैसे यहाँ लिखा है? परवाल भीति 60 से 70 मीटर तक गहरे, स्वच्छ और कम लवणीय जल में
20 से 21 डिग्री तापमान वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। यही सब लिख दिए थे, खूब बढ़िया नंबर दे दिया। और दिखाए थे मैप में कि भारत के प्रवाल भित्ति में लक्षद्वीप और ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में, दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ, भारत में लक्षद्वीप, यही सब कुछ जोड़ जाड़ के अपने से नंबर 19, मतलब 19 पेज नंबर हम लोग देख रहे हैं। कहता है कि अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम की बात करेंगे। भारत में बहुत सारा अपवाह तंत्र है, ड्रेनेज सिस्टम है। कहता है किसी नदी है उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या कहते हैं? ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं, अपवाह तंत्र कहते हैं। नदी या उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र जो बहता है ना, उसी को। भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है? गंगा। कहता ना 25-25। ब्रह्मपुत्र नदी कि किस प्रकार के अपवाह तंत्र का उदाहरण है? तब पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र। और यही तो क्वेश्चन पूछा हुआ था बीपीएससी टीआरई थर्ड में कि सिंधु नदी किस अपवाह तंत्र का उदाहरण है? हम जानते थे, मार के भाग गए। जो नहीं जानता था वो तुक्का मारा होगा। तो मानस किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? सांगपो। हालांकि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है, बहती है, प्रभावित होती है। भागीरथी का उद्गम स्थल कहाँ है? गोमुख। और वहीं से भागीरथी से जब मैदानी क्षेत्र में गुजरती है तो नाम पड़ जाता है गंगा। अब पहाड़ी क्षेत्र में गुजरती है तो हो जाता है भागीरथी। और देव प्रयाग से भागीरथी नदी निकलती है और देव प्रयाग मिलता है कि अलकनंदा और भागीरथी एक साथ मिलता है तो देव प्रयाग होता है। ठीक है, तो वहीं से भागीरथी नदी मिलता है और भागीरथी पहाड़ी क्षेत्र से जैसे बाहर आती तो गंगा कहलाती। लेह सिंधु नदी के निकट तट पर अवस्थित है, दाएं तट पर। लेह जो है सिंधु नदी के दाएं तट पर है, माने राइट साइड में है। भारत के किन दो नदियों के उद्गम स्थल लगभग एक ही स्थल है? ब्रह्मपुत्र और सिंधु। हालांकि सतलज भी है, ये ना है। सब तो मानसरोवर झीलें तिब्बत में है, लेकिन दोनों लगभग एक ही जगह से माना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु, थोड़ा सा 35 किलोमीटर हट के अलग सतलज है। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं? तो बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहते, जबकि ब्रह्मपुत्रा को यमुना कहते। और जरा देखोगे कि गंगा नदी सबसे बड़ी लंबी नदी है, भारत के 25-25 किलोमीटर, बिहार से कितना 445 किलोमीटर, और बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती। सबसे ज़्यादा टच करता पटना, उसके बाद भागलपुर। और हम लोगों ने देखा कि सबसे बड़ा शहर गंगा नदी के किनारे कानपुर है। हालांकि कानपुर सबसे गंदा सिटी भी है। गंगा की वह सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदानी भागों में हुआ है? तो गोमती। गोमती नदी जो है गंगा की सहायक नदी है जो पीलीभीत से निकलती है। और गोमती नदी के किनारे ही तो लखनऊ है। और यहाँ मैप के आधार पर आप लोग देख रहे हैं कि कैसे कैसे नदी कहाँ कहाँ बहती है। गोदावरी नदी को नीचे देख रहे हैं। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं या वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं? कहता है ये गलत है। हालांकि दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं गोदावरी को, या वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं। और गोदावरी नदी भारत के दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। दक्षिण भारत की सबसे ज़्यादा पानी ये रखने वाले, सबसे ज़्यादा पेटी, मतलब इसमें पानी डिजर्व रहता है, प्रिजर्व रहता है, ये गोदावरी नदी में। और भारत की वृद्ध गंगा कहते हैं इसको, और भारत की गंगा भी कहते हैं। भारत की गंगा, दक्षिण भारत की सॉरी दक्षिण की गंगा, केवल दक्षिण गंगा तो गोदावरी, दक्षिण की गंगा तो कावेरी। पेज नंबर 20 देख रहे हैं। सिंधु ब्रह्मपुत्रा सतलज नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है? तो तिब्बत। हालांकि हम लोगों ने देखा कि सिंधु और ब्रह्मपुत्रा का लगभग जगह एक ही था उद्गम स्थल, लेकिन दोनों का पॉइंट अलग अलग था। सतलज थोड़ा सा 35 किलोमीटर हट के राकस ताल से निकलता। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती? तो मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो अलकनंदा। कहता है कि बद्रीनाथ प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो अलकनंदा। तो बद्रीनाथ किसके लिए प्रसिद्ध है?
तो भगवान विष्णु। एक बार हम जब पढ़ा रहे थे पता नहीं कौन सा एकेडमी में हम पढ़ा रहे थे, कोई आईएएस एकेडमी था, ऑफलाइन पढ़ा रहे थे। उसमें पूछे कि बद्रीनाथ किस भगवान के लिए, तो कह रहा था शंकर भगवान, चूँकि नाथ भोलेनाथ अनाथ कैसे हुई, तो वही है, लेकिन बद्रीनाथ भगवान विष्णु के लिए है। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो बंदरपुर श्रेणी यमुना यमुनोत्री हिमनद में। दामोदर नदी किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, हुगली। हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी दामोदर नदी, और दामोदर को मरुस्थल नदी के नाम से जानते हैं। ऐसा इसलिए कि इसमें एक भी जीव नहीं पाया जाता। सबसे ज़्यादा केमिकल इसी में प्रभावित होता है, जिसके कारण से कोई जीव जंतु मछली उछली नहीं पाया जाता। इसीलिए मरु नदी के नाम से किसको जानते हैं, दामोदर। और ये हुगली नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। हालांकि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, और सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चीनाब है। ये आगे देखोगे। कहता है हिमाचल प्रदेश में कौन सी प्रमुख नदियाँ प्रवाहित यानी फ्लो होती है, चेनाब, रावी, सतलज। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाले नदी को कोसी नदी, और बिहार के शुक नदी कौन है, कोसी। हालांकि दामोदर नदी है पश्चिम बंगाल के शुक नदी। उड़ीसा में थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि उड़ीसा का शुक नदी महानदी को भी कहते हैं, ब्राह्मणी नदी को कहते हैं। हालांकि कहीं कहीं महानदी नदी ज्यादातर लेता है। अब देखोगे दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के पलामू जिले से निकलता है, झारखंड के। ठीक। पूरब की ओर बहने वाली पूरब की ओर बहने वाले भारत की नदियों में से किस में एक डाउन वार्पिंग के कारण विभ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली का निर्माण हुआ है, दामोदर नदी। और कहता है कि कौन सी नदी रिफ्ट घाटी यानी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, सॉरी भ्रंश घाटी दूसरा है होता है, भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, तो ताप्ती और नर्मदा। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राज्य घाट नदी घाटी परियोजना किस नदी पर निर्मित है, बेतवा नदी पर। और हम लोगों ने देखा कि बेतवा नदी जो है यमुना की सहायक नदी है। हालांकि यमुना की सहायक नदी केन, बेतवा और चंबल है। और एक हिंडन नदी भी यमुना की सहायक नदी है, वो भी आता है। भारतीय नदी प्रणाली, हिमालय नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, दो प्रकार। हिमालय नदी तंत्र जो भी होगा वो सालों भर पानी बहता रहेगा, कभी नहीं सूखेगा। प्रायद्वीपीय नदी मौसमी होता है, जब वर्षा होगा जल से भर जाएगा, वर्षा खत्म होगा जल सूखे के कगार पर हो जाएगा। तो हिमालय नदी भी तीन है, एगो सिंधु है, गंगा है और ब्रह्मपुत्रा है। प्रायद्वीपीय नदी है, एगो पश्चिमी घाट की बहने वाली और एगो पूर्वी घाट की बहने वाली, सॉरी एक विंध्य श्रेणी से उद्गम वाली नदियाँ। पश्चिमी घाट से नदियाँ कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, पेनार है, जबकि विंध्य से महानदी नर्मदा और ताप्ती। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है, चेनाब नदी पर। और रेलवे ब्रिज चेनाब नदी पर लंबाई की बात करेंगे 359 मीटर, जो कि पेरिस के टावर से 35 मीटर ऊंचा है। और इसका किलोमीटर में कितना, 1315 यानी 1315 किलोमीटर। अभी भी याद है। यही सब चीज़ डाटा याद रहता है तब ना हम थोड़ा बहुत पढ़ के भी मेरा एग्जाम निकल जाता है, रीजन की कोई बात नहीं। नर्मदा एवं ताप्ती नदियां समुद्र में गिरते समय किस संरचना का निर्माण करती, ज्वारमुख एस्चुरी। हालांकि TRE2 में देखोगे मेरा सिलेक्शन कितना टाई ब्रेकर से नहीं हुआ, लेकिन यही एक क्वेश्चन था ससुरा, जो कि अतुल प्रसाद नहीं माने। हालांकि 500 रुपया हम इसमें चैलेंज कर दिए थे फाइनल आंसर की में, लेकिन वो नहीं माने, जिद्दी आदमी था बेचारा, नहीं माना। कह रहा है देखो तो नर्मदा ताप्ती नदी समुद्र में गिरने वाले ज्वारमुख यानी एस्चुरी बनाती है कि नहीं। लेकिन BPSC के अनुसार आज भी देखोगे फाइनल आंसर की में तो कहेगा ताप्ती और माही नदी बनाती, नर्मदा नहीं बनाती। जबकि सच्चाई ये है कि सबसे ज़्यादा एस्चुरी बनाती नर्मदा, उसके बाद ही ताप्ती और माही बनाती। लेकिन BPSC नहीं लिया, भाग में नहीं था, तो छोड़ो। और सोचता है कि हाँ, अब जब इस स्कूल में आदमी कोई कोई नहीं जानता है तो सोचता है कि TRE 3 वाला है। रे ससुरा, हम लोग तो TRE 2 वाले न थे। भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से प्रभावित होने वाले दो मुख्य नदियां कौन से, नर्मदा और ताप्ती। पश्चिम वाहिनी नदी नर्मदा, उत्तर में विंध्यन पर्वत तथा दक्षिण में सतपुड़ा नदी के मध्य भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है। तो इस चीज को ध्यान रखोगे। लेकिन
अमरकंटक से 3 नदी निकलती। ट्रिक है सोनम, सो से सोन नदी जो कि उत्तर से, अमरकंटक से उत्तर से, नर्मदा पश्चिम से, जबकि दक्षिण से निकलती कौन, महानदी। तो अरब सागर में गिरने वाली दो प्रमुख नदियां नर्मदा और ताप्ती। हालांकि अरब सागर में बहुत सारी नदियां गिरती है। कौन कौन? और कहा गया है कि जितनी भी नदियां अरब सागर में गिरेगी सब एस्चुरी यानी ज्वारमुख बनाएगी। कौन कौन जी? नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, पेरियार, सिंधु। राइट, ये सब अरब सागर में गिरता है। सोन तथा नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक। हम ट्रिकवा बताए थे ना, अमरकंटक मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। और इसी अमरकंटक से 3 नदी निकलती। ट्रिकवा है सोनम, सो से सोन नदी, न से नर्मदा, म से महानदी। नर्मदा नदी किस दिशा की ओर प्रवाहित होती? पश्चिम। हम पहले ही ने बताए थे, उत्तर से सोन, पश्चिम से नर्मदा, दक्षिण से महानदी। लूनी नदी किस प्रकार के अपवाह का उदाहरण है? भूमि बंधित अंतर्वय, एक ऐसी नदी जो राजस्थान के अजमेर से अजमेर के आसपास से कोई, ये कौन, राज समुद्र झील की कौन झील से ये निकलती है लूनी नदी, और जाके कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। तो यही एक नदी है जो अंतर नीचे नीचे जाती है और विलुप्त हो जाती है, इसी को कह रहा है। तो बिहार में निर्मित त्रिवेणी नहर किस नदी के पानी से आता है? गंडक। त्रिवेणी नहर गंडक नदी के पानी आता है। बिहार कहाँ है? पश्चिमी चंपारण हमारे यहाँ है। अब जरा देखोगे, कपिला नदी किस नदी की सहायक है? कपिला नद किस नदी की सहायक नदी है? कावेरी। नदियों की लंबाई में अवरोही यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है? लंबाई में हमने बताया था कि दक्षिण भारत की यानी प्रायद्वीपीय नदी, सबसे बड़ी नदी जो है ये गोदावरी है। उसके बाद कृष्णा है, फिर महानदी, नर्मदा, फिर ताप्ती है। राइट। कृष्णा का इसमें ऑप्शन नहीं दिया इसलिए नहीं है। दक्षिण भारत की नदियों में देखो कृष्णा का हम बता भी देते हैं, देख लेना, 1401 किलोमीटर होगा। दक्षिण भारत की नदियों में किसका जल ग्रहण क्षेत्र सबसे ज्यादा सर्वाधिक है? गोदावरी। इसीलिए ना बताए थे, वृद्ध गंगा भी गोदावरी को कहते, दक्षिण गंगा गोदावरी को कहते, हालांकि दक्षिण की गंगा कावेरी को कहते। हंगरी किस नदी की सहायक नदी है? तुंगभाद्रा। और हंगरी किस नदी की सहायक है? कहेगा आई दादा ये तो अब मान लो हंगरी नदी, ये तो हंगरी एक जगह है, देश है ना जी। और हंगरी नदी भी हम लोग का है तुंगभाद्रा, तुंगभद्रा की सहायक नदी। और इसी से क्वेश्चन पूछेगा कि बकिंघम नहर कहाँ है, तो कहिएगा ससुराई तो बकिंघम नहर लंदन में न है। लेकिन ना, बकिंघम नहर आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील से निकलती। समझ रहे हो? तो ये चीज है। श्रीरंगपट्टनम शिव समुद्रम और श्रीरंगम नामक द्वीपों का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो कावेरी। माना शिव समुद्रम जल प्रपात किस नदी पर? कहेगा तो कावेरी नदी पर। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से ये जो है कावेरी नदी निकलती। इस चीज को भी ध्यान रखोगे। कावेरी नदी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी राज्यों से होकर बहती है, जिसको दक्षिण की गंगा कहते हैं। मंदाकिनी नदी चौराबाड़ी ताल नामक झील से निकलती है तथा सोन प्रयाग में बासुकी गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ जाती है। और ये चीज पेज नंबर 20 हो गया। मात्र पेज नंबर 30 तक न बचेला है, कल खत्म कर देते हैं। एक आध दो पेज और हो जाए क्या? छोड़ देते हैं, खाना खाने का टाइम हो गया है, भूख लग गया है, चलते हैं आम खाने। चलो ठीक है, मुझे दीजिए इजाजत।